हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी फाउंडेशन बैच में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, हम लोग आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ चुके थे और उसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। आज हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि भारत 1947 के समय कुछ ऐसा दिखता था और वर्तमान में भारत ऐसा दिख रहा है ना। हमने आर्टिकल 1 से 4 तक के सैद्धांतिक पहलुओं को पढ़ा था। आज हम उसके व्यवहारिक पहलुओं को या एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि भारत की क्या स्थिति थी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, 1947 में भारत के दो भाग थे, एक प्रकार से मान के चलिए। एक ब्रिटिश क्षेत्र था और दूसरा रियासत था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक। तो ब्रिटिश क्षेत्र क्या था? जो ब्रिटिश प्रभुत्व में था या ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम करता था। इसका हेड कौन होता था? इसका हेड आपको पता होगा, गवर्नर जनरल। ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो रियासत थी, उसका हेड कौन होता था? राजा होता था। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये मत समझिएगा कि रियासत ब्रिटिश प्रभाव से बिल्कुल तरह अछूती थी। ऐसा नहीं है। जो रियासत थी वो भी अपनी सुप्रीम पावर ब्रिटिश महारानी को भी मानती थी। वो ये मानते थे कि हमारे लिए ब्रिटिश महारानी ही सर्वे सर्वा है। और आपको ये बता दूं कि रियासत को अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता थी, क्योंकि ब्रिटिश क्षेत्र ने कह रखा था, अर्थात ब्रिटिश सरकार ने कह रखा था रियासत से कि आपके जो आंतरिक मामले हैं ना, आप उसमें पूरी तरह से आज़ाद हो। आपको जैसे काम करना है आप काम करो, लेकिन जब भी आपको कोई विदेशी संबंध के संबंध में बात करनी होगी तो आपको हमारे गवर्नर जनरल से बात करनी होगी और वो जैसी सलाह देंगे आपको वैसे काम करना होगा। कुछ ऐसा उस समय सिस्टम था। ऐसा इसलिए था कि रियासत को अंग्रेजों का साथ चाहिए था और अंग्रेजों को रियासत का साथ चाहिए था। अंग्रेजों को लगता था कि मान लो फ्यूचर में कभी 1857 की तरह कोई क्रांति हो गई तो हमारा साथ कौन देंगे? तो यही रियासत के राजा देंगे। और रियासत को यह लगता था कि अगर अंग्रेज नहीं रहे तो कोई कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक पार्टी आएगी जो चुनाव के आधार पर शासन प्रणाली लाएगी, तो हमारी सत्ता गायब। तो ये दोनों साठ गांठ करके चल रहे थे, कुछ ऐसी थी। लेकिन आपको पता होगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आता है और क्या होता है, इसके द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र को कहा जाता है कि ये इंडिया व पाकिस्तान दो भागों में बंट जाएगा। आपको पता है, माउंटबेटन योजना याद आ रही है। तो जब आज़ादी का प्लान बनाया गया तो कहा गया कि जो समय भारत था उसको दो भागों में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान में। और रियासत के लिए कहा गया, चूंकि आप पहले ब्रिटिश महारानी के अंतर्गत थे लेकिन अब आप आज़ाद हैं। अब आप आज़ाद हैं तो आप या तो इंडिया से मिल जाइए या तो पाकिस्तान से मिल जाइए, और या तो भाई फिर आप आज़ाद रहिए खुद से। तो कई रियासतों को यह लगने लगा कि अब हम आज़ाद हो जाएंगे। तो उस समय 1947 में कुछ ऐसा माहौल था। एक तरफ भारत बन रहा है, एक तरफ पाकिस्तान बन रहा है, और रियासतों को यह लग रहा है कि हम आज़ाद हैं। कुछ रियासत पाकिस्तान से मिलना चाह रही, कुछ भारत से मिलना चाह रही, है ना। तो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो हम अब चलते हैं रियासत की ओर। उस समय हमारे देश की सबसे बड़ी चिंता थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम रियासतों को मिला लें, क्योंकि एक अखंड भारत का हमारा सपना था। अखंड भारत। मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि ब्रिटिश हमेशा चाहते थे कि भारत जितना ज़्यादा विभाजित हो सके उतना रहे। तभी तो ऐसी योजना लाए थे कि रियासत कहीं भी मिल सकती है या आज़ाद हो सकती है, क्योंकि उन्हें पता था कि एक अखंड भारत मजबूत भारत होगा, और मजबूत भारत ब्रिटिश के लिए उचित नहीं होगा, ब्रिटेन के लिए। इसीलिए इंग्लैंड वालों को लगता था कि जितना भारत टूट जाएगा उतना कमजोर रहेगा तो हमारी बात उतनी ही मानेगा। ये बात तो समझ में आ रही, व्यवहारिक है कि अखंड भारत का सपना था हमारा, लेकिन उनका नहीं था। तो उन्होंने ऐसा प्लान ले आए। अब हमें यह था कि ये 565 रियासत को भारत में कैसे मिलाया जाए। इन रियासत को मिलाने में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान था तो सरदार पटेल का, वीपी मेनन का और थोड़ी बहुत लॉर्ड माउंटबेटन का। दोस्तों, किसी रियासत को मिलाने में ये तीनों क्या करते थे मैं ये बता दूं कि जैसे मान लो कोई राजा है तो सबसे पहले उससे लॉर्ड माउंटबेटन बात करते थे कि लॉर्ड माउंटबेटन कहते थे कि तुम भारत के साथ मिल जाओ, अच्छा रहेगा। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन एक
इंग्लैंड के व्यक्ति थे, विदेशी थे, और वो भी वहाँ के राजघराने से संबंधित थे। तो राजा लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। जब हम एक सामान्य विदेशी आदमी को देखते हैं तो कुर्सी छोड़ देते हैं, उसका सम्मान करने लगते हैं, तो सोचिए वहाँ के राजघराने का या गवर्नर जनरल की कितनी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो राजा लोग तुरंत इससे प्रभावित होते थे, इसीलिए इसको जोड़ा गया था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन को भाई जोड़ा क्यों गया, ऐसा क्या हो गया कि वो जुड़ गए, वो तो ब्रिटिश से थे, वो ना जुड़ते। तो देखो लॉर्ड माउंटबेटन को ये समझाया था एक प्रकार से कि देखिए माउंटबेटन जी, है ना, आप जब गवर्नर जनरल थे उस समय कई दंगे हुए और लाखों लोग मरे हैं, तो आपको इतिहास कैसे याद करेगा, दंगों के लिए, है ना। इसलिए आप कुछ अच्छा कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में कुछ अच्छे काम के लिए याद किया जाए। तो माउंटबेटन जी ने कहा ठीक है चलो मैं अच्छा करता हूं ताकि भारत में मेरे बारे में कुछ अच्छे विचार बने। तो इसी क्रम में ये साथ देते थे। तो जैसे मान लो राजा ने कहा लॉर्ड माउंटबेटन से हाँ हाँ हम शामिल हो जाएंगे, तो तुरंत एक विलय पत्र लाया जाता था। विलय पत्र माने समझौते का एक लेटर, उसमें सारी शर्तें लिखी रहा करती थी कि कैसे कैसे क्या क्या शक्तियों का हस्तांतरण होना है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता था। तो जैसे ही ये आया राजा ने साइन कर दिया, भारत में मिल गया। अगर मान लो लॉर्ड माउंटबेटन से बात नहीं बनी तो फिर वीपी मेनन बात करते थे। वीपी मेनन थोड़ी डिप्लोमेटिक थे, वो समझाते थे कि देखो यार तुम छोटी सी जगह हो, भविष्य में तुम्हें कई तरह की दिक्कत होगी, तुम्हें खाना पीना कहाँ से आएगा, तुम भारत के अंदर हो, भारत में शामिल नहीं होगे तो व्यापार कैसे करोगे। तो इस तरह दिमाग लगाते थे, ये मान लीजिए ऐसे दिमाग लगाते थे। अगर वीपी मेनन से मान गए तो ठीक है, साइन कर दिया, साइन जैसे किया भारत में शामिल हो गए। फिर आती थी बात सरदार पटेल की। तो सरदार पटेल जी दो तरह से समझाते थे कि देखो बेटा आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारी बहुत इज्जत रहेगी, तुम्हें जितनी पावर चाहिए उतनी मिलेगी, हम बस थोड़ी सी तुम्हारी पावर लेंगे। अगर राजा तैयार हो गया तो ठीक है, वरना फिर सरदार पटेल जी डंडा निकालते थे। इसी को कहा जाता है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट माने गाजर, प्यार से मान जाओ, स्टिक माने डंडा। तो इस तरह इन तीनों ने काम किया और इन तीनों ने 565 रियासत को में 549 रियासत को भारत में मिला लिया। 13 रियासत पाकिस्तान में मिल गई। ये रियासत वो थी जो या तो मुस्लिम बहुल्य और पाकिस्तान के पास के क्षेत्र की थी, है ना। जो वर्तमान में बांग्लादेश वह पाकिस्तान है, उसके आसपास की रियासत यहां से मिल गई, बाकी रियासत भारत से मिल गई। रही बात 3 रियासत की, तो 3 रियासत में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन्होंने कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं दिया। अब इनको मिलाना एक बहुत जरूरी काम था क्योंकि अखंड भारत का सपना तभी पूरा हो सकता था। जैसा कि आपको पता है 1947 से 1950 तक इनको मिलाने की कोशिश की, मतलब उसके पहले भी कई लोग मिल गए, है ना। और वहीं दूसरी ओर संविधान भी अपना बन रहा था। तो देखिए क्या हुआ कि पहले मैं बात करता हूं जूनागढ़ की, कैसे कैसे ये मिले। जूनागढ़ के उस समय जो राजा थे उनका नाम था महावत खान। महावत खान ये 1 नंबर के अयास आदमी थे। नाचना गाना इन्हें पसंद था, जनता से कोई मतलब नहीं था, जानवरों से बड़ा प्यार करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने अपने यहाँ के कुत्ते की शादी कराई और पूरे राज्य की छुट्टी दे दी। आप समझ जाइए कितने ग्रेट थे। और वहीं दूसरी तरफ थे भुट्टो जी, है ना, इन्हीं के मंत्री थे, सारा काम लगभग भुट्टो जी देखते थे। जनता जूनागढ़ में 80% के आसपास हिंदू थी, शासक मुस्लिम था। और चूंकि इसकी लोकेशन कहाँ थी, इसकी लोकेशन यहां थी, तो इसको लगता था कि हम पाकिस्तान से मिल जाएं, क्योंकि मुस्लिम होने के कारण और पाकिस्तान के पास होने के कारण ये पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। पर भारत इसको भारत में मिलाना चाह रहा था, समझ रहे मेरी बात। तो कई बार वीपी मेनन जी भुट्टो से मिलने गए कि भुट्टो जी अपने महाराज से हमारी बात करा दीजिए, हम कुछ सुलह समझौता कर लेंगे, सही हो जाए। लेकिन भुट्टो जी कभी मिलने नहीं देते थे, कहते थे कि महावत जी की कभी तबीयत खराब है, कभी इधर गए कभी उधर गए हैं, तो इस तरह ड्रामा करते थे। फिर वीपी मेनन जी ने सीधे बोला पटेल जी को कि वो नहीं सुधर रहे। तो पटेल जी ने कहा तुम दिक्कत मत लो। तो पटेल जी ने यहाँ से वहाँ से चारों ओर से टाइट किया मामला, थोड़ी पुलिस भेजी, है ना, सारी आवाजाही रोक दी। तो महावत खान जी डर गए और महावत खान जी डरे तो अपनी सारी संपत्ति पैक की, अपने कुत्तों को लिया और अपने विमान से चले गए पाकिस्तान। फैमिली भी नहीं ली, कुत्तों को लिया, भाग गए पाकिस्तान। जब पाकिस्तान भाग गए और वहां पर खाने पीने की सामग्री पहुंच नहीं रही, सब दिक्कतें हो रही, तो भुट्टो जी समझ गए कि हमें भारत में ही मिलना होगा। तो भुट्टो जी ने तुरंत संपर्क किया भारत सरकार से कि आप आइए और समझौते की रस्म अदा करिए। तो इस तरह फिर हमने उनसे
समझौता किया। तो याद रखिएगा आप कि ये कैसे समझौता हुआ अभी, है ना। तो इस तरह समझौता जब हो जाता है तो जूनागढ़ भारत में मिल जाता है। पर एक चीज थी, हम चाहते थे कि हम जूनागढ़ को इस तरह मिलाएं कि भविष्य में कोई हमें कुछ कहे ना, क्योंकि चूंकि अभी हमने कहा था कि जो साइन करेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में उसी का विलय होगा, बात सही है। पर पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में महावत खान जी ने साइन किया था, तो इस प्रकार से जूनागढ़ तो पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। पर भारत ने उसको अपने में मिला तो लिया है, लेकिन भारत को बदनाम किया जा सकता था कि आपने पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया, और यह भी कहा जा सकता था कि अभी एक नए देश बने हो और आप दूसरे देशों पे कब्जा करने लगे, और शायद पाकिस्तान भी इसी के नाम पर भारत को बहुत बदनाम कर सकता था। तो ये डर था हम लोगों में, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि चलो मिला तो लिया ही है, अब एक काम करो जनमत संग्रह करवा दो, अर्थात वहां के लोगों की क्या इच्छा है, चलो ये एक चीज चेक कर लेते हैं। हमें पता था कि वहां ज्यादातर हिंदू हैं तो वो भारत में शामिल होंगे, इसीलिए हमने जनमत संग्रह की बात की। याद करिएगा, सामान्यतः सभी लोगों ने जनमत संग्रह में भारत से मिलने की इच्छा जाहिर की। जनमत संग्रह का मतलब होता है लोगों से पूछना, जैसे मान लो क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाना है, इसके बारे में पूछते थे ना, हाथ उठाओ क्या पढ़ाना है। कई लोग किसी एक टॉपिक में उठाते थे, कई लोग दूसरे टॉपिक में, तो उसी को बोलते हैं एक प्रकार से रेफरेंडम या जनमत। तो इस तरह जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा अपने भारत में शामिल हो जाता है। फिर अब बात आती है हैदराबाद की। तो हैदराबाद की कहानी क्या है कि हैदराबाद के जो निजाम थे, है ना, और इनके जो कासिम रिजवी थे, कासिम रिजवी इनके मंत्री थे। देखिए मंत्रियों का बहुत बड़ा रोल होता है, बस आप ये समझिए, कासिम रिजवी इनके मंत्री थे और निजाम इनके हेड थे। ये चाहते थे कि हम हैदराबाद को हमेशा आजाद रखें। निजाम ने तो वेपन्स खरीदने तक चालू कर दिए थे कि भविष्य में कोई दिक्कत आएगी तो समझ लेंगे। पाकिस्तान से भी ये लगातार बात कर रहे थे कि मान लो भविष्य में कोई दिक्कत हुई तो हमारा साथ देना। ये इस तरह के विचारों से थे। यहां पर ये तो मुस्लिम शासक थे, लेकिन वहां जनसंख्या लगभग 80% हिंदू थी, और कासिम रिजवी जी या कहिए पूरा हैदराबाद प्रशासन इन हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करता था। ये कुछ लठैत भी रखे थे इन्होंने, रजादार, मतलब कुछ लोगों को नियुक्त कर रखा था कि जहां भी ऐसे लोग मिले जो भारत से मिलने की बात करें तो उनके ऊपर हिंसा करना, क्योंकि वहां के जो हिंदू थे वो शोषित थे, पीड़ित थे। वो जानते थे कि अगर हैदराबाद भारत में मिल जाता है तो हमें एक अच्छा जीवन मिलेगा, इसीलिए वो हमेशा मांग करते थे कि भारत में शामिल हो जाओ। लेकिन रजादार लोग हिंसा करते थे। हिंसा तो इतनी बढ़ गई कि हैदराबाद रियासत से जब भी कोई गाड़ी निकलती थी, ट्रेन, और उसमें अगर मान लो भारतीय या हिंदू होते थे तो उनके साथ हिंसा होती थी। और निजाम का मन था कि हम आज़ाद रहेंगे। अब देखिए निजाम की मूर्खता को समझिए आप। निजाम इस एरिया से थे, हैदराबाद रियासत थी, और ये रियासत इतनी बड़ी थी कि आज इंग्लैंड से जितना है उससे बड़ी थी। अब आप ये समझिए, ये आज़ाद रहने की बात कर रहा है, लेकिन देखिए ये चारों ओर भारत से घिरा है, तो लगता है आपको कभी ये आज़ाद हो पाएगा? कभी ना कभी तो इसको मिलना ही था, लेकिन ये अपनी मूर्खता में बर्बाद थे। तो इस तरह आप समझ रहे हैं निजाम को। फिर निजाम को जब भारत में मिलाना था तो सरदार पटेल जी टेंशन में थे। सरदार पटेल जी सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी काम निपटा दिया जाए। तो सरदार पटेल जी ने कई बार बात करवाई, लेकिन ये निजाम माने ही नहीं। निजाम तो छोड़िए, कासिम रिजवी उनसे ज़्यादा एग्रेसिव, है ना। जैसे मिलने की बात करो ये बहुत तेज तर्राट होकर धमकी देते थे कि ज़्यादा बात करोगे हम पाकिस्तान से मिल जाएंगे। तो सरदार पटेल जी ने कहा रुको फिर। तो उस समय एक जनरल थे सेना के, करियप्पा जी, करियप्पा जी को बुलाया और 2 मिनट की केवल मीटिंग हुई। करियप्पा जी से पूछा कुछ, करियप्पा जी से ये पूछा कि बताओ यार, अगर भारत हैदराबाद में सेना भेजती है और मान लो पाकिस्तान उसका साथ देने के लिए आ जाएगा, तो क्या तुम पाकिस्तान से निपट लोगे? तो करियप्पा जी ने कहा कि कोई इशू ही नहीं है, आप बस बताइए कब करना है। तो पटेल जी ने कहा ठीक। निजाम को यह बात भनक लग गई कि कभी भी सैन्य कदम उठाया जा सकता है। तो निजाम ने उस समय के जो उस समय के जो गवर्नर थे राजगोपालाचारी, उनको लेटर लिखा और कहा कि चलिए बैठ के बातें करते हैं, सुलह करते हैं, कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। निजाम जी कमजोर पड़ने लगे थे, पर रिजवी जी, है ना, रिजवी जो थे वो चुप नहीं हो रहे थे। तो समझ में आ रहा था कि स्थिति सही नहीं होगी। लेकिन जब भी राजगोपालाचारी, नेहरू जी और निजाम
बैठ के आपस में बात करना चाह रहे थे। तो बैठने की कोई मीटिंग वीटिंग तय हुई होगी, ठीक। उसी समय सरदार पटेल जी ने करियप्पा जी को कहा कि स्थिति संभालो थोड़ी, अर्थात अब इसको अंदर करो। तो तुरंत क्या हुआ, पुलिस कार्रवाई हुई और कुछ घंटों में हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। ये सब मीटिंग वीटिंग का तामझाम बंद करो, कहा उन्होंने, सरदार पटेल जी ने कहा इस सब की टेंशन नहीं लो, उसको मिलाओ। इस तरह जब मिलाया हैदराबाद को तो पाकिस्तान में हलचल हो गई। पाकिस्तान के जो मंत्री थे मिले, वहां के सेना प्रमुख को बुलाया, सेना के संबंधित अधिकारियों को बुलाया, कहा क्या भारत में हमला कर सकते हो? तो कहा कि हमारे पास केवल 4 ऐसे विमान हैं जो बम बरसा सकते हैं, और उसमें भी ऐसे हैं कि वहां जाएंगे वापस नहीं आ पाएंगे, ये हालत है ना। तो कहा ठीक है फिर भाई। तो इस तरह कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं आई पाकिस्तान की, और हैदराबाद भारत का एक अभिन्न भाग बन गया। तो मैंने हैदराबाद की आपको कहानी बता दी। ऑपरेशन पोलो बोलते हैं इसको। ऑपरेशन पोलो इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि हैदराबाद में बहुत ज़्यादा पोलो के मैदान थे, है ना। और आपको पता ही होगा पोलो अयासों का खेल है, रईसों का, और हैदराबाद की स्थिति आप समझ रहे हैं आप, उसके निजाम की स्थिति। तो इस तरह अब मिल गया। देखिए रही बात अब जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू था हरि सिंह, प्रजा मुस्लिम थी, है ना। तो पाकिस्तान को लगता था कि ये हमसे मिल जाए, जम्मू कश्मीर हमसे मिल जाए। तो भारत को लगता था कि हमसे मिल जाए। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान ने इतनी जल्दबाजी की कि कुछ अपनी ही सेना को कबाइलियों के तौर पे भेजा और जाके उन्होंने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया। जब जम्मू कश्मीर में हमला किया तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह डर गए, और डर कर भारत से इन्होंने समझौता कर लिया। दोस्तों जम्मू कश्मीर में मेरी पूरी 3 घंटे की वीडियो अलग से पड़ी हुई है, उसको जरूर देखिएगा, तब आपको ये इशू समझ में आएगा अच्छे से। अभी तो मैंने बहुत जल्दी बता दिया क्योंकि मुझे 2020 तक सफर तय करता, अभी तो 1947-48 चल रहा है। इस तरह हरि सिंह का भारत में विलय हो गया, मतलब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। हरि सिंह वास्तव में विलय नहीं करना चाहते थे, वो आज़ाद रहना चाहते थे, जैसे हैदराबाद के राजा का मन था। तो कुछ ऐसी चीजें आपको समझ में आ रही, इस तरह चीजें हो गई। अब क्या होता है, अब 1948 के समय ये सब चीजें चल रही है ना, पर साथ में एक बात और चल रही थी उस समय कि भारत के जो प्रांत हैं उनको कैसे बनाया जाए। क्योंकि मैंने कहा था कि भारत क्या है, भारत एक यूनियन, अर्थात पहले पूरा एक है, हम उसको प्रशासन के हिसाब से कई भागों में बांटेंगे। तो सवाल यह था कि इनको कैसे बांटा जाए, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने तो केवल भारत का शोषण करने के हिसाब से बांटा था, भारत का शोषण करने के हिसाब से बांटा था, ना कि भारत के लोगों के हिसाब से। अर्थात भारत के लोगों का क्या मन है इस हिसाब से नहीं बांटा था। तो 1948 के जब संविधान सभा में यह बहस तेजी से हो रही थी कि भारत को कैसे बांटा जाए। कुछ लोग कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमुख मांग थी वह मांग थी कि भाषा के आधार पे प्रांतों को गठन किया जाए। अर्थात बांग्ला बोलने वाले एक साइड रहे सब, है ना, मराठी बोलने वाले एक राज्य के तौर पे रहे, गुजराती बोलने वाले एक राज्य के तौर पे रहे। तो ये कहा कि भाषा के आधार पे प्रांतों का गठन होना चाहिए। ये मांग सबसे ज्यादा थी, जनता में भी थी और उस समय कई लोग भी कह रहे थे। मैं आपको बता दूं कि 1920 में कांग्रेस ये कहने लगी थी कि हम भाषा के आधार पे प्रांत बनाएंगे। अब आप कहोगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो समझ में आएगा। कांग्रेस कहने लगी थी कि भाषा के आधार पे प्रांत बनाएंगे। गांधी जी भी इस बात का समर्थन करते थे, अंबेडकर जी भी इस बात का समर्थन करते थे कि भाषा के आधार पे प्रांत बनना चाहिए। ये बात सब मानते थे कि भाषा के आधार पे प्रांत बनना चाहिए। लेकिन जब 1947 में हमारा देश का विभाजन होता है तो हम लोग डर जाते हैं। हम इस कारण डर जाते हैं कि देश का एक इतना बड़ा हिस्सा हमसे बाहर हो गया, केवल अलगाववाद की भावना से। क्या कहीं भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाएगा तो कहीं इनमें अलगाव की भावना तो नहीं आ जाएगी? जैसे मान लो गुजराती, मराठा, है ना, तमिल, तेलुगु हो जाएं और ये आपस में कहीं लड़ने न लगें। जब भाषा के आधार पे राज्य बन जाएंगे तो कहीं ये भाषा के आधार पे आपस में लड़ने न लगे और भारत से अलग होने की मांग न करने लगे। तो एक डर था, क्योंकि 1947 में हम लोगों ने एक गहरा घाव देखा था। उस डर के कारण याद करिए 1947 के बाद से हम लोग ये बदल गए कि भाषा के आधार पे प्रांतों का गठन होना चाहिए। अब हम इस बात के बिल्कुल समर्थक नहीं थे कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए, लेकिन जनता तो मांग रही थी। तो सवाल यह था क्या किया जाए।
कैसे क्या किया जाए भाई, बड़ी स्थिति खराब है। एक तरफ डर लग रहा था कि कहीं भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन कर दें और उसके बाद अलगाववाद की भावना ना हो जाए कि भारत के और टुकड़े हो जाएं, ये बहुत डर था। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई। समिति का नाम था धर समिति, है ना, धर समिति। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जो धर समिति थी 1948, इसको गठित किया गया और इनसे कहा गया कि चर्चा आप देखिए कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेरी बात समझ आ रही? भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हो सकता है कि नहीं हो सकता। इनका पूरा नाम था एस के धर और इस समिति का नाम था भाषाई प्रांतीय आयोग। ठीक, इनसे पूछा कि बताओ भाई, तो एस के धर जी ने कह दिया साफ साफ कि भाषा के आधार पे राज्यों का या प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए। प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। उन्होंने बोल दिया कि भाषा के आधार पे अगर गठन किया जाएगा तो देश के लिए खतरा हो सकता है। तो इस तरह एस के धर आयोग ने भाषा के आधार पे प्रांतों के गठन की बात को नहीं माना। यह सवाल सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि एस के धर का किससे संबंधित था। साथ में यह भी पूछ सकते हैं, कथन देखिए, क्या एस के धर आयोग ने भाषा के आधार पे प्रांतों के गठन की बात स्वीकार की थी? याद रखिएगा, पहले जो मांग हो रही थी कि कोई एक भाषा होगी, उसके लिए एक प्रांत होगा, है ना, पर इसकी मांग को एस के धर आयोग ने नहीं माना। एस के धर आयोग ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से हमको प्रांत बनाने चाहिए। क्लियर? अब चलते हैं दूसरा। जब ये बात कमेटी ने क्या की, कमेटी ने स्वीकार नहीं की तो फिर एक हो हल्ला होने लगा। जब हो हल्ला होने लगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पटाभी सीतारमैया ने एक कमेटी बनाई जिसको हम बोलते हैं जीवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, इन्होंने एक समिति बनाई। इन्होंने जो समिति बनाई उसका भी यही उद्देश्य था कि यह चेक करना था कि क्या भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जा सकते हैं। इस समिति को भी कहा गया भाषाई प्रांतीय समिति। इस समिति ने भी अस्वीकार कर दिया कि एक भाषा एक प्रांत का गठन करना उचित नहीं होगा। इन्होंने भी वही बात की जो एस के धर आयोग ने कही थी कि प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक सुविधा के आधार पर हमें राज्यों का गठन करना चाहिए, भारत की एकता व भारत की अखंडता के आधार पर करना चाहिए। इन्होंने भी कई तरह के तर्क देकर भाषाई प्रांत को स्वीकार नहीं किया। अब 1950 आया, ये दोनों ने मना कर दिया। 1950 आता है, 1950 में हमारा संविधान बन जाता है। अब संविधान में क्या किया गया, अब ये प्रावधान देख लीजिए। भाषा के आधार पर तो नहीं स्वीकार किया गया ना, तो संविधान ने हमारे क्या किया, 4 तरह के भागों में बांट दिया स्टेट को, ए, बी, सी और डी। जो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत थे पहले उन्हें ए में रखा, जो बड़ी रियासत थी उनको बी में रखा, जो थोड़ी छोटी रियासत थी उनको सी में रखा और अंडमान निकोबार को केवल डी में रखा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों बांटा? तो देखिए, जब कई सारी रियासत को हमें भारत में मिलाना था, है ना, जो रियासत थी उनको भारत में जब मिलाना था तो हमने उनको कहा था कि आप आओ, हम आपकी पूरी इज्जत करेंगे, आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, क्योंकि हम जानते थे कि एक बार ये हमारे में शामिल हो जाएं उसके बाद तो हम सब नियंत्रित कर लेंगे। तो किसी तरह हमें लालच देना था कि बस शुरुआत के समय में हमारे से जुड़ जाएं, फिर तो जनता जब एक बार जुड़ जाएगी ना तो राजा की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया था, इन राजा को लोक लुभावन वादे दिए थे, जैसे इनको पेंशन देंगे। अब मुझे एक बात आप ये बताओ कि मान लो कोई एक इतना बड़ा रियासत है, कोई एक इतनी छोटी रियासत है, अगर इन दोनों को कहा जाएगा कि आपको एक से अधिकार मिलेंगे, तो ये बताइए इसका राजा तो खुश हो जाएगा, अरे इतनी बड़ी रियासत के राजा के बराबर अधिकार मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर इस राजा को क्या फील होगा, इस राजा को फील होगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है। अब मान लो हैदराबाद की रियासत इतनी बड़ी रियासत है, अब उसके राजा को अगर जूनागढ़ के राजा के बराबर इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी तो उसको बुरा लगेगा ना, तो उसको लगेगा कि मुझे विशेष अधिकार मिले। इसीलिए 4 भागों में बांटा कि भाई ए में अपने जो प्रांत थे,
उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बी में ऐसी रियासत रखी गई जिनके पास सेना थी, जो बड़ी रियासतें थी, ठीक है। और सी में उनसे छोटी रियासत रखी गई, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद को बी में रखा, भोपाल को सी में रखा। तो इस तरह एक नया डिवीजन किया गया। याद रखिएगा ये अपने संविधान में किया गया था। हमारे संविधान में इस तरह 4 तरह के राज्य बनाए गए थे जब संविधान शुरू में बिल्कुल बना था। क्लियर। अब आंध्र प्रदेश में एक नया आंदोलन शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश उस समय नहीं था, उस समय आंध्र प्रदेश कुछ नहीं था, उस समय बस एक क्षेत्र था। ये उस समय एक ये क्षेत्र था। ये क्षेत्र में आंदोलन शुरू हुए। ये वो लोग थे जो तेलुगु भाषा बोलते थे। ये लोग वो लोग थे जो तेलुगु भाषा बोलते थे। अब देखिए आप, ये क्षेत्र जो मैं यहां पर लाइन कर रहा हूं, इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी भी है, मद्रास प्रांत भी एरिया है, इसमें हैदराबाद भी है ना। अब दोनों अलग अलग थे, लेकिन दोनों में तेलुगु भाषी बोलने वाले लोग थे। अब ये तेलुगु भाषी मांग उठाने लगे कि हमारे लिए एक अलग राज्य की गठन करो। अब ये मांग 1953 में जब बहुत तेज हो गई, जब पोट्टी श्री रामालुल्लू 53 दिन के उपवास के बाद खत्म हो जाते हैं, अर्थात वो प्रांत के आधार भाषा के आधार पर प्रांतों की मांग करते हैं। स्पेसिफिक को कहते हैं कि तेलुगु के आधार पे आंध्र प्रदेश की मांग की जाए, और इसलिए वो आमरण अनशन करते हैं, और आमरण अनशन में उनका निधन हो जाता है। इस कारण पूरे तेलुगु वासियों में एक गजब का आक्रोश आता है और वो हिंसा में उतारू हो जाते हैं। उनको शांत करने के लिए सबसे पहले 1953 में क्या किया जाता है, तुरंत आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, और पहला भाषा के आधार पर प्रांत बनता है आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषी प्रांत के आधार पर तेलुगु भाषी प्रांत था। वो कैसे बनता है, कुछ क्षेत्र हैदराबाद का लिया जाता है, कुछ क्षेत्र मद्रास का लिया जाता है, अर्थात जहां जहां तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं उनको ले लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश लोग थे वो जनता के हिसाब से तो काम करते नहीं थे, वो अपनी सुविधा के हिसाब से काम करते थे। लेकिन अब लोकतंत्र आ गया था, अब काम जनता के हिसाब से होना था, और जैसे ही जनता ने भयानक रूप से मांग की तो फिर वहां की सरकार, मतलब भारत सरकार को ये बात सुननी पड़ी, और इन्होंने पहला प्रांत बनाया 1953 में। कौन सा, आंध्र प्रदेश। जैसे ही आंध्र प्रदेश बनता है, पूरे देश में भाषा के आधार पर प्रांत बनाने की मांग उठने लगती है। पूरे देश में कहा जाता है कि अब भाषा के आधार पर ही प्रांत बनाओ। अब इस समय 2-3 कहानियां आपके साथ एक साथ चलेंगी। 1953 में तो ये हो गया है ना। 1954 में आते हैं। 1954 में क्या है, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो भारत जब आजाद हुआ था ना, उस समय केवल ब्रिटिश गए थे। यहां पर पांडिचेरी में है ना, माहे, कराईकल, यनम, यहां पर फ्रांस का अधिकार था। क्लियर, यहां पर फ्रांस का अधिकार था। यहां गोवा, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, यहां पर पुर्तगालों का अधिकार था, पुर्तगालियों का। मेरी बात समझिएगा। तो अब यह भी हमारी चिंता का विषय था, क्योंकि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे नहीं, 50 में खत्म हो गए थे। अब सारा दारोमदार जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर था कि कैसे इन क्षेत्रों को मिलाना है। तो देखिए, जो फ्रांस के पास था जमीन, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये 4 क्षेत्र हैं जिसको आज हम पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। इन चारों क्षेत्र को फ्रांस ने 1954 में फ्री कर दिया। 1954 में फ्री कर दिया, क्योंकि वहां के लोगों से आवाज आने लगी कि हमको आजाद करो। तो ये इस बात का फ्रांस को एहसास हो गया कि अब इनको कब्जा कर पाना मुश्किल है, इसलिए हमें अब इनको फ्री करना ही चाहिए। तो फ्रांस 1954 में इनको आजाद कर देता है। पुर्तगाल, देखिए जो फ्रांस ने आजाद किया ना, वो अभी अनौपचारिक रूप से काम किया, अनौपचारिक रूप से, क्योंकि फ्रांस में क्या था कि वहां की संसद से अभी परमिशन नहीं मिला। केवल आप ये कहिए कि फ्रांस के लोग चले गए, बस अभी कागजी कार्रवाई नहीं की। कागजी कार्रवाई अभी बची थी। जैसे हम कोई बाइक खरीदते हैं ना सेकंड हैंड, या नई बाइक खरीदते तो पैसे देके बाइक तो ले आते हैं, पर जब तक कागज नहीं पूरे हो जाते तो उस बाइक के वास्तविक मालिक हम नहीं होते। तो वैसे ही फ्रांस के अभी वास्तविक मालिक हम नहीं हुए थे, केवल फ्रांस से वहां से चला गया तो वहां के लोग, यहां के लोग खुद से शासन अपना करने लगे,
कुछ ऐसी स्थिति थी। और पुर्तगाली तो भारत छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कहते थे कि गोवा, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, ये तो हमारे देश का पार्ट है और हम इसको कभी छोड़ेंगे ही नहीं। बात समझ में आ रही? ये हालत थी, मतलब उन्होंने मन बना लिया था कि हम जाएंगे ही नहीं। सबसे पहले आए थे ये लोग और सबसे बाद तक रहेंगे। अब देखिए दादर नगर हवेली में क्या हुआ, एक विद्रोह होता है दादर नगर हवेली में और वहां से पुर्तगालियों को भगा दिया जाता है। तो इस तरह 1954 में, याद रखिएगा समय मैं इसलिए बता रहा हूं कि लिखते जाइएगा, 1953 में आंध्र प्रदेश बनता है, 1954 में फ्रांस छोड़ के चला जाता है और वहीं दादर नगर हवेली भी क्या होता है, आजाद हो जाता है। दादर नगर हवेली भी आजाद हो गया होता है, किससे? पुर्तगालियों से। अभी भारत इस मामले में कोई कदम नहीं उठाता। ठीक, अब मैंने क्या कहा था, 1953 में जब आंध्र प्रदेश अलग होता है तो पूरे देश में एक भाषा के आधार पे प्रांत के गठन की मांग उठने लगती है। अब इसको रोकना मुश्किल था, तो इसी कारण एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है, ठीक है, 1956 में। हृदय नाथ कुंजरू इसके अध्यक्ष रहते हैं। कौन रहते हैं? हृदय नाथ कुंजरू, KM पणिक्कर और फैजल अली, है ना। तो 3 लोग होते हैं। फजल अली इसके अध्यक्ष होते हैं। फजल अली, फिर कुंजरू साहब, है ना, और पणिक्कर साहब, ये 3 इसके मेंबर होते हैं। ठीक, फजल अली इसके अध्यक्ष होते हैं। आयोग का क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका क्या काम है कि जो संविधान ने राज्य बना दिए थे अब उनको फिर से रीऑर्गेनाइज करो, क्योंकि उस समय भाषा के आधार पे बहुत ज्यादा प्रांतों की डिमांड होने लगी थी। मेरी बात समझ में आ रही? तो इस कारण राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि एक भाषा और एक प्रांत तो नहीं पॉसिबल। फिर से वही बात बोली जो एस.के. धर आयोग ने बोली थी, जो जीवीपी ने बोली थी, सेम वैसे ही कुछ बोला कि एक भाषा एक आयोग पॉसिबल नहीं है। पर इन्होंने ये भी कहा कि कुछ बातों को ध्यान में रखकर भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाता है। वो बातें क्या होंगी? वो बात होंगी कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, अर्थात आर्थिक निर्वहन हो सके। मान लो चलो कोई ऐसा राज्य बना दो किसी भाषा के आधार पे जो आर्थिक रूप से ही ना अपने आप को सस्टेन कर पाए, तो क्या मतलब रह जाएगा। साथ में ये कहा कि सबसे मेन है राष्ट्रीय एकता व अखंडता को हमें ध्यान में रखना होगा। तो कहने का ये मतलब है कि इसने एक भाषा एक प्रांत की मांग को तो नहीं स्वीकार किया, पर यह कहा कि भाषा के आधार पर प्रांत गठन किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह गठित किए जाएं कि देश की एकता व अखंडता के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना हो। तो यह कहने का मतलब है इन्होंने थोड़ी संभावनाएं दिखा दी कि भाषा के आधार पे प्रांत गठन किए जा सकते हैं, है ना। तो कहने का ये मतलब है इस आयोग को इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग ने कहा था कि एक भाषा एक प्रांत तो नहीं पूरी तरह से मानेंगे, पर हाँ कुछ सांस्कृतिक एकता, प्रशासनिक एकता व आर्थिक निर्वहन के आधार पे आप राज्यों का गठन कर सकते हो। और इस तरह एक नई व्यवस्था आई 1956 में। इसी आयोग की अनुशंसा के आधार पे संविधान में 7वां संशोधन किया गया। 7वां संशोधन किया गया और जो ABCD बनाया गया था ना, इसको खत्म कर दिया गया और कहा गया अब 2 चीजें होंगी बस। क्या होंगी? या तो राज्य होंगे या तो यूनियन टेरिटरी होगी। क्लियर? तो उस समय 14 राज्य बने थे, केवल 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य थे बस उस समय। अब ये चीजें आपको याद हो रही, समझ में आ रही? तो कुछ ऐसी कहानी चल रही। अब 1956 में ये सब व्यवस्था हो गई, लेकिन आपको लग रहा होगा अब सब चीजें सही हो गई, पर ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ चीजें सही नहीं हुई थी। क्या क्या नहीं सही हुआ था? जैसे 1956 में हो गया, है ना। 1960 में
अब आपको 1960 में क्या हुआ कि ये एरिया पहले पूरा बॉम्बे कहलाता था, इसमें गुजरात भी था और महाराष्ट्र भी था और कहलाता बॉम्बे था। यहां पर गुजरातियों द्वारा एक अलग राज्य की मांग होने लगी। गुजरातियों द्वारा कहा जाने लगा कि हमें अलग राज्य के तौर पे मान्यता दो, क्योंकि हम सब गुजराती भाषा बोलते हैं। तो गुजराती भाषा के आधार पे एक राज्य की मांग हुई और उसको 1960 में स्वीकार कर लिया गया। तो याद करिएगा 1960 में क्या बना, 1960 में एक गुजरात नया राज्य बनता है, गुजरात। याद रखिएगा गुजरात ये 15वां राज्य होता है। कौन सा राज्य? 15वां राज्य बनता है गुजरात 1960 में। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो 1960 में यह 15वां राज्य बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो गुजरात बन गया और इसमें एक दिक्कत यह आती थी कि मुंबई को लेकर गुजरात कह रहे थे कि मुंबई हमारी राजधानी रहनी चाहिए और महाराष्ट्र कह रहा था कि मुंबई हमारी राजधानी होनी चाहिए। जैसे वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को लेकर हुए थे, क्योंकि हैदराबाद बड़ा संपन्न एरिया था, है ना, बड़ा संपन्न था, यहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था सब लोगों ने। तो इस कारण आंध्र प्रदेश चाहता था कि हमारे एरिया में आए और तेलंगाना चाहता था कि हमारे एरिया में आए। तेलंगाना दावा करता था कि ये हमारी भौगोलिक क्षेत्र में है इसलिए आए, और ये आर्थिक रूप से दावा करता था। तो ये अपने अपने दावा करते थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, 10 साल के लिए इसे संयुक्त राजधानी बना दी थी और अब एक नई राजधानी बन रही है अमरावती। ये तो आपको पता होगा। वैसे ही उस समय मुंबई को लेकर भी काफी दिक्कतें थी, काफी उलझने थी। बात समझ में आ रही मित्रों? तो चलिए 1960 तक मैटर हम पहुंच चुके हैं। 1960 में 15वां राज्य बन चुका है। अब क्या होता है, 1961 आता है। 1961 में गोवा में कुछ मछुआरों को पुर्तगालियों द्वारा गोली मार दी जाती है। तो हमको मिल जाता है इसमें बहाना, हमारी सरकार को इसमें बहाना मिल जाता है और हमारी सरकार पुलिस कार्रवाई करके गोवा को जीत लेती है। गोवा को जीत लेती है और 1961 में पुर्तगालियों को भगा दिया जाता है और इस तरह फिर गोवा, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली भारत के पार्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा कि हम लोगों ने गोवा को भगाया ऑपरेशन विजय के नाम से। पुर्तगाली ऐसे जा ही नहीं रहे थे। और याद रखिएगा पुर्तगालियों को भगाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय की स्थिति ये थी कि एक नाटो संगठन था। नाटो जानते हैं ना क्या? जिसका हेड यूएसए था और इसमें कई यूरोप के बड़े देश शामिल थे। उसमें से एक शामिल पुर्तगाल भी था। और इस संधि के तहत यह बात हुई थी कि कोई भी सदस्य देश पे हमला करेगा तो उसे नाटो पे हमला माना जाएगा। अब आप सोचिए कि गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा माना जा रहा है और यदि हम पुर्तगाल को भगाने के लिए गोवा में कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नाटो के प्रति भी कार्रवाई हो सकती थी और नाटो भारत पे अगर हमला करता उस समय तो भारत की क्या दुर्दशा होती। तब भी आप समझिए कि नाटो कुछ नहीं बोला। यह भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को बताता है कि भारत 1961 में भी अंतरराष्ट्रीय छवि के तौर पे कितना मजबूत हो चुका था। 1961 में हमने गोवा दमन द्वीप वाला मैटर समझा लिया। 1960 में हमारा गुजरात हो चुका। ठीक, अब देखिए याद होगा आपको इन सबको हमने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, यूटी का। गोवा वो सबको हमने यूटी का दर्जा दे दिया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। है ना? और ये काम हमने किया था 10वें व 12वें संविधान संशोधन द्वारा। 10वें व 12वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, ये सब चीजें याद रखिएगा एक कहानी के तौर पे, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये हो गया। 1962 में फ्रांस क्या करता है, ऑफिशियल तौर पे भारत को पुदुचेरी, यनम, कराईकल, माहे सौंप देता है
ऑफिशियल तौर पर, मतलब कागजी कार्रवाई भी हो जाती है। तो 1962 में वास्तविक रूप से, ठीक है, पांडुचेरी भारत का एक यूनियन टेरिटरी बन जाता है 1962 में। क्लियर? 1961-62 में आ गए। अब चलते हैं सीधे 1966 में। 1966 में क्या होता है दोस्तों? 1966 में पंजाब हरियाणा पहले एक ही पार्ट था, है ना? पंजाब हरियाणा पहले एक ही पार्ट था। इसमें भी फिर दिक्कत हो जाती है। इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि जो हिंदी भाषी थे, जो हिंदी बोलने वाले थे, वो कहते हैं कि हमें अलग राज्य के तौर पे बनाओ, हमें अलग राज्य की मांग करते हैं, अलग राज्य चाहिए। तो वो जब मांग करते हैं तो उनकी मांग को 1966 में स्वीकार कर लिया जाता है। और 1966 में क्या किया जाता है? हरियाणा को एक नया राज्य बनाया जाता है। हरियाणा को एक नया राज्य बना दिया जाता है। क्लियर? ये कब बना? 1966 में। और हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बनेगा? ठीक, याद रखिएगा, मैं एक चीज भूल गया। 1963 में नागालैंड बनता है एक। 1963 में नागालैंड एक राज्य बनता है, नागालैंड। क्लियर कर लीजिएगा, 1963 नागालैंड बनता है। ये होता है, नागालैंड कौन सा राज्य होता है? 15 हो गया था, गुजरात 16, है ना? नागालैंड 16 बनता है। मैंने क्या बताया था कि 14 राज्य तो बन गए थे 1956 के आयोग से। 1956 के आयोग से 14 बने थे, ठीक। 15वां बना गुजरात। 15वां कौन सा बना? गुजरात। तो 16वां कौन सा बना? नागालैंड। और फिर कौन सा बना? हरियाणा बना 17वां राज्य। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। फैक्ट मतलब सन जरूर याद रखिएगा। ये 1963 में नागालैंड बनता है। 1966 में क्या बनता है? 1966 में हरियाणा बनता है। किससे? पंजाब से अलग होकर। और चंडीगढ़ को संयुक्त राजधानी बना दिया जाता है, जो आज तक है। और चंडीगढ़ को एक नया यूनियन टेरिटरी के तौर पे बनाया जाता है, यूनियन टेरिटरी। और याद रखिएगा, ये सब किससे हो रहा है? आर्टिकल 3 का प्रयोग करते करते, है ना? आर्टिकल 3 का प्रयोग करते करते हम ये सब काम कर रहे हैं, है ना? फिर क्या होता है कि 1971 में हरियाणा तो बन गया ना। 1971 में हिमाचल प्रदेश, है ना, 18वें राज्य के तौर पे बनता है। 1971 में हिमालय 18वें राज्य के तौर पे भारत में एंट्री पाता है। ये सब पहले कैसे थे? या तो यूनियन टेरिटरी थे, है ना? मैंने अर्जित क्षेत्र भी आपको एक बता रखा था ऑप्शन, आर्टिकल 1 का 3rd पार्ट याद है ना? तो वही चीज थी ये सब, है ना? तो इस तरह 1971 में हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश एक 71वें राज्य के तौर पे बनता है। अब आगे चलते हैं। 1971 के बाद 1972 सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया था ना, यह हमेशा बहुत अस्थिर रहा, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा निर्जातियां थी, एथनिक लोग थे, कभी कुकी, कभी मिजो, बहुत ज्यादा जातीयता थी, इधर बहुत विविधता थी। तो इनको आपस में बैलेंस करने में काफी लंबा समय लगा। 1972 में एक बार कोशिश की गई कि इनको फिर से बैलेंस किया जाए। पहले इनको केवल एक स्टेट के तौर पे मान्यता दे दी गई। आपको पता होगा कि नागा प्रजाति के जो लोग थे, उन्होंने लगातार विद्रोह किया। तो 1963 में उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए हमने नागालैंड राज्य की मांग पूरी कर दी। फिर 1972 तक कई और राज्यों की मांग होने लगी, तो उसी में हमने सबसे पहले मणिपुर को राज्य बनाया। अब याद करिए, मणिपुर कौन सा होगा? 19वां, है ना? मणिपुर कौन सा होगा? 19वां राज्य बनाया। फिर मणिपुर के बाद हमने त्रिपुरा को हमने 20वां राज्य बनाया। और त्रिपुरा के बाद हमने मेघालय को बनाया 21वां राज्य। इस तरह 3 राज्य 1972 में बन गए। मेरी बात समझ में आ रही? मणिपुर बना 19वां, त्रिपुरा बना 20वां और मेघालय बना 21वां। इसको याद करने के लिए देखिए, जैसे त्रिपुरा को याद करना है ना, तो ये जो रा बना है, इसी को मैं 2 समझ लेता हूं और फिर याद कर लेता हूं, हाँ 20वां। त्रिपुरा कौन सा है? 20वां। मणिपुर को याद करने के लिए मैं यहां से इसको कंपेयर कर लेता हूं कि ये 9 है मान लो,
ठीक, तो 19वां, है ना। तो इस तरह चीजें याद कर लीजिए। मेघालय बाद में 20वां बचेगा, सॉरी 21वां। तो ये आपको याद करना है। तो इस तरह क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में एक रीअरेंजमेंट किया गया या रीऑर्गेनाइजेशन किया कि वहां की जो निर्जातियां हैं उनकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा मांग पूरी की जा सके और उनको स्थिर व व्यवस्थित किया जा सके, है ना। फिर आगे चलते हैं, 1972 तक हो गए। अब चलते हैं 1975 में। 1975 में क्या होता है दोस्तों, 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया जाता है। सिक्किम को भारत में मिलाया जाता है। अब देखिए, सिक्किम को भारत में मिलाने की एक कहानी समझिए कि सिक्किम की स्थिति क्या थी। देखिए, सिक्किम यहां पर था और जो चीन था वो चीन ने तिब्बत में कब्जा कर लिया था, अर्थात अब चीन की पहुंच यहां तक हो गई थी। चीन एक बार 1962 में हम हमला कर ही चुका था। एक बार उसने फिर हमले की कोशिश की थी सिक्किम के द्वारा। तो अब ये सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। कारण क्या था कि सिक्किम उस समय एक देश था, उस समय एक आजाद देश था सिक्किम। बस सिक्किम और भारत के बीच में 1950 को एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत यह था कि सिक्किम अपने आंतरिक मामलों में पूर्णतः आजाद रहेगा, लेकिन विदेश संबंध के मामले में भारत तय करेगा उसका सब कुछ, है ना। तो इस तरह बात चल रही थी। तो सिक्किम और भारत क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन स्थिति 1975 के आसपास बदलने वाली है, समझिएगा। 1950 में संधि हुई, सब कुछ सही चल रहा, पर जिसने संधि की थी, जो उस समय राजा था, वो तो ठीक था। लेकिन जब उसका लड़का आता है ना, नामग्याल, जब उनका लड़का आता है तो क्या करता है, वो इस संधि से कटने लगता है और वो अपनी आज़ादी के लिए प्रयास करने लगता है। और उससे ज़्यादा खतरनाक उसकी वाइफ रहती है। उसकी वाइफ अमेरिकन रहती है, तो उसके और कान भरती रहती है। तो फिर भारत को ये चिंता हो गई कि कहीं सिक्किम हम लोगों की बात मानना बंद कर दे और चीन सिक्किम में हमला कर दे और सिक्किम के द्वारा भारत में आ जाए। क्योंकि ये एक गेट है ना, ये ऐसा गेट है कि चीन को भारत में एंट्री मिल जाएगी इससे हमला करने की। याद रखिएगा, एक चिकन नेक कहलाता है ये एरिया चिकन नेक कहलाता है। बहुत छोटा सा एरिया है, पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारत की एंट्री यहीं से होती है। अगर चीन यहां हमला करता है सिक्किम में और इस चिकन नेक में कब्जा कर लेता है, तो भारत की पूरे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात थी। तो इन सब कारणों से सिक्किम को भारत में मिलाना जरूरी था, पर भारत में कैसे मिलाया जाए ये भी एक दिक्कत वाली बात थी। सीधे तो हमला किया नहीं जा सकता था। और उस समय सिक्किम में क्या था, एक संवैधानिक राजतंत्र था, मतलब राजा तो वहां हेड था, पर वहां एक चुनी हुई सरकार भी थी, है ना। एक सरकार भी थी और राजा था, दो था। क्लियर। तो किसी तरह यहां पर हम लोगों ने अस्थिरता पैदा की। ऐसा कहा जाता है कि इसमें अजीत डोभाल जी का योगदान था, है ना। यहां पर अस्थिरता पैदा कर दी, अर्थात इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कई जगह ये बातें स्पष्ट रूप से कही जाती हैं कि भारत का इसमें हाथ था। तो हमने क्या किया, वहां अस्थिरता पैदा की। और जब अस्थिरता पैदा होगी तो राजा डरे तो फिर हमने उसको भारत में मिला लिया। तो इस तरह 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके हमने उसको भारत में मिला लिया। याद रखिएगा, ये आर्टिकल 2 का प्रयोग किया गया। अभी तक आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जा रहा था। और सिक्किम को हमने सीधे नहीं मिलाया था। पहले सिक्किम को हमने एसोसिएट सदस्य के तौर पे रखा, एसोसिएट राज्य, मतलब एक अलग स्थिति ही पूरी तरह से दी कि तुम्हें बहुत ज्यादा स्वायत्तता भी रहेगी, पर तुम्हारे कई मामलों में हमें कंट्रोल भी रहेगा। लेकिन फिर लगा कि चलो हम तुम तो एक ही हैं, एक से लोग हैं, पूरी तरह से शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह हमने सिक्किम को भी 75 में भारत में शामिल कर लिया। ठीक, सिक्किम भी भारत में शामिल हो गया। अब देखिए 1987 में कुछ चेंज और आता है। 1987 में क्या चेंज आता है, 1987 में एक सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि मिजोरम बनता है एक राज्य। मिजोरम, याद है आपको,
मिजोरम कौन सा बनेगा? 23वां। क्लियर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 21 तक बन गए थे, 22वां बन गया हमारा सिक्किम, है ना, तो 23वां बना हमारा मिजोरम। 23 के बाद जस्ट एक अरुणाचल प्रदेश के तौर पे नया राज्य उभरता है, अरुणाचल प्रदेश। उसका कौन सा संख्या थी? वो थी 24वीं। और 87 में हम गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं, गोवा को भी हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं 25वां। क्योंकि आपको ये बात स्पष्ट पता होना चाहिए कि जब 1962 में हमने गोवा को किया, 1961 में जब गोवा को किया था तो उसको यूनियन टेरिटरी रखा था, है ना, यूनियन टेरिटरी के तौर पे मान्यता दी थी, पर फिर हमने उसको 25वें राज्य के तौर पे दर्जा दे दिया। तो इस तरह भारत क्या हो रहा है? रीऑर्गेनाइज हो रहा है। फिर आपको पता होना चाहिए कि 3 जगह से फिर एक नए राज्य के गठन की मांग उठने लगी। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, है ना, और झारखंड, उत्तराखंड, है ना, और झारखंड। ठीक, 3 जगह से मांग उठने लगी। इनकी मांग इस आधार पे थी कि भाई जैसे छत्तीसगढ़ कहता था कि हमें एमपी के साथ मिला दिया, पर हमारा एमपी से नेचर अलग है, हम लोग क्या है, जनजातीय प्रदेश हैं, इसलिए हमें अलग करो, हमारी अलग सांस्कृतिक स्वायत्ता है, उसको स्वीकार करो और हमें अपनी तरीके से काम करने दो। तो ये तीनों मांगों को 2000 में स्वीकार कर लिया गया, है ना। तो इस तरह छत्तीसगढ़ बना 26वां, उत्तराखंड बना 27वां और झारखंड बना 28वां राज्य। ये 3 राज्य सन 2000 में बन गए। ये बना 1 नवंबर को, ये बना 9 नवंबर को, ये बना 15 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर और 9 नवंबर और 15 नवंबर को इस तरह ये 3 राज्य बन जाते हैं। फिर बात आती है 2014 की। तो 2014 में क्या होता है कि 2014 में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश एक क्षेत्र था, पता है। तो आंध्र प्रदेश क्या तेलंगाना अपने आप को अलग करने की मांग करता है। ये तेलंगाना वाले ये बोलते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है ना, इसमें केवल इसी क्षेत्र का विकास हो रहा है, बस इस क्षेत्र को अनदेखा किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी एक सरकार चाहिए और हम अपनी तरीके से काम करेंगे। बात समझ में आ रही? ये आर्थिक आधार पे पहली बार किसी राज्य की मांग की गई। इन्होंने कहा कि जो आंध्र प्रदेश है उसका जो तेलंगाना क्षेत्र है वो बिल्कुल विकसित नहीं है, क्योंकि जो सरकार है वो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों बस में काम करती है, जो उसके तटीय क्षेत्र है, इसलिए हमको अलग राज्य चाहिए। और इसकी मांग को भी 2014 में स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस तरह ये 29वां स्टेट बनता है। फिर चलते हैं अगले कदम की ओर। 2019 का टाइम आता है। तो 2019 में हमारा एक सबसे उत्तर में जो राज्य था वो था जम्मू कश्मीर। वो कह रहा था कि हमें एक ऐसे राज्य के तौर पे मान्यता दो कि और स्वायत्ता दो। तो फिर उसकी मांग को ऐसे पूरा किया जाता है कि उसका स्टेट का दर्जा ही खत्म हो जाता है, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में बांट दिया जाता है। इस तरह फिर 28वां राज्य हो जाते हैं। पहले 29 राज्य बने थे ना, अब 28 हो गए। इसके बाद एक और परिवर्तन आता है, दादर नगर हवेली व दमन द्वीप। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को अलग अलग रखा गया था। क्योंकि अलग अलग थे तो अलग अलग इनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था करनी पड़ती थी, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। आर्थिक रूप से भारत पे ज़्यादा बर्डन पड़ता था, क्योंकि 2 सचिव बनाओगे, 2 उपराज्यपाल बनाओगे और बिल्कुल छोटे छोटे स्टेट हैं। लगभग उनमें कल्चर यूनिटी थी, अर्थात सांस्कृतिक स्वरूप भी एक था उनका। तो इस कारण 2020 में 26 जनवरी 2020 में उनको आपस में मिला दिया गया। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब भविष्य में क्या होगा? जैसे भविष्य में कई राज्य मांग कर रहे हैं कि हमें अलग करो, राज्य के कुछ हिस्से, जैसे यूपी में बुंदेलखंड मांग कर रहा है कि हमको अलग करो, पूर्वांचल कह रहा है हमको अलग करो, पश्चिम वाला पार्ट जो हरित प्रदेश है वो कह रहा है हमें अलग करो, महाराष्ट्र का जो पार्ट विदर्भ है वो कह रहा है हमें अलग करो, है ना, पश्चिम बंगाल का जो पार्ट है दार्जिलिंग वाला वो कह रहा है हमें गोरखालैंड के तौर अलग करो। तो इस तरह कई मांगे अभी भी उठ रही हैं। अब ये मांगे सही है कि गलत, इनमें बात करने के लिए जब भी कभी मेंस के लिए पढ़ा जाएगा अलग से, तब चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको यहाँ पढ़ाया, आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कुछ राज्यों के नाम बदले गए, तो उन नामों को भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।